गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। और लीजिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने रचा इतिहास। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल। ग्यारह साल बाद 87.58 मीटर। सबसे बड़े लड़ैया रेस। नीरज चोपड़ा, वो एक नाम, वो एक एथलीट, वो एक भारतीय जिसने न सिर्फ भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता, बल्कि जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की वजह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। 7 अगस्त 2021 ये वो यादगार लम्हा है जब नीरज ने अपने एक करिश्मे की बदौलत हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। गले में गोल्ड मेडल और भारत के राष्ट्रीय गान के साथ टोक्यो ओलंपिक में शान से लहराता भारत का तिरंगा। ये वो यादगार क्षण हैं जो अब एक स्वर्णिम तारीख बनकर भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी वो तारीख जब नीरज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के आखिरी मुकाबले यानी जेवलिन थ्रो के फाइनल में भाग लेने के लिए उतरे। अपने पहले ही थ्रो में नीरज ने 87.03 मीटर तक भाला फेंककर अपनी बाकी प्रतियोगियों पर बढ़त बना ली। पहले राउंड में उनका कोई प्रतिद्वंदी उनके थ्रो की बराबरी भी नहीं कर पाया। दूसरे राउंड में नीरज ने जेवलिन फेंकते ही खुशी से अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर उनका ही हक है। और उनका ये ऐलान इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बन गया जब नीरज ने 1,30,00,000 भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का विजेता घोषित होते ही उन्होंने अपने कंधों पर भारत का तिरंगा लपेटकर अपना विक्ट्री राउंड पूरा किया। उधर नीरज जीत की खुशी मना रहे थे तो इधर पूरा देश उनकी जीत पर झूमते हुए जश्न कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोवर थे वो काफी अच्छे थ्रोवर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो का सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। भारत में ही नहीं बल्कि नीरज की इस जीत पर जापान में भी उनके फैंस खुशी से झूम उठे। इस यादगार मौके पर न्यूज़ 18 की टीम नीरज के गांव में उनके परिवार के साथ मौजूद थी और नीरज की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके परिवार और गांव वालों की खुशी में भी शरीक हुई। सतीश जी बहुत बहुत बधाई। फिर से कल से बधाइयों का तांता आपको लगा हुआ है। तमाम खास लोग, बड़े लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए, नीरज से बात हुई इस बीच? बात हो पाई नीरज से? नहीं, अभी नीरज से बात नहीं हो पाई। अच्छा। ये मीडिया के थ्रू मीडिया ने अपनी कॉल कनेक्ट करवा के 1 मिनट की बाइट हुई थी, तो उसमें यही था कि हमने उसको आशीर्वाद दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तो अच्छा लगा। नीरज भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब
क्या सूचना मिल रही है, कब तक वो लौटेंगे और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं यहाँ पर? अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है हमें। अच्छा। हाँ, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैसेज मिले, लेकिन जब उनको फुर्सत होगी तभी कह पाएंगे कुछ। इतना बड़ा काम किया है, पूरा देश गर्व कर रहा है नीरज पर। देखो जी, आसपास के लोग हैं और गांव के गुआंढ के फोन भी आ रहे हैं और लगाई भी घर पर बधाई देने आ रही है। बहुत खुशियाँ हो रही है। रात बताया आपने चूरमा खिलाएंगी, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं क्या चूरमे की? तैयारियां तो गैली हो जाएंगी, चूल्हे पर रोटी बनाई, चूरमा बना दिया। अच्छा। तैयारी तो गैली ताजा बना खिलाऊंगे। फिलहाल नीरज के पिता सतीश कुमार और मां सरोज को बस अपने लाडले के घर आने का इंतजार है। घर में उनकी मां, बहन और भाभी उनके पसंद का चूरमा बनाने में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि नीरज के घर आने के बाद वो उन्हें उनका पसंदीदा चूरमा खिलाएंगी। नीरज ने हमें रक्षाबंधन से पहले इतना बड़ा तोहफा दे दिया है, गोल्ड मेडल के रूप में। अब हमें और कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। क्या मतलब हम नीरज से कुछ और तोहफा लें, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा तोहफा दे दिया हमें गोल्ड मेडल के रूप में। चूरमा बनाया अपने बेटे के लिए। अच्छा। आस लारे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर, रोटी डाल कर, बूरा डाल कर। अच्छा। हाँ, और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ। तो अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं, पहले सबसे पहले चूरमा तो पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ। पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो। कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश, दुनिया सलाम कर रही है नीरज। वो हम बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है हमें। अच्छा। बहुत खुशी है कि मेरा देवर गोल्ड जीत कर लाया है, एक देश के लिए इनाम कमाया है कि हमारा देश विश्व में पहले नंबर पर आया है। ये बात खुद नीरज भी जानते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर वो एक इतिहास रच चुके हैं। लेकिन कमाल देखिए, भारत के इस गोल्डन बॉय ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह और पीटी उषा को समर्पित कर दिया। ये बात नीरज के व्यक्तित्व के मानवीय पहलू को भी दर्शाती है। नीरज का ऐसा करना इस बात का सबूत है कि उनके मन में भारत के इन महान एथलीट्स के लिए कितना सम्मान है। मिल्खा सिंह और पीटी उषा दोनों ही भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से महज कुछ सेकंड के फासले से दूर रह गए थे। और लीजिए, कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3। हॉस्पिटल में पानी है, पानी है ना, पैर हुआ देखो जी भीजल है, पैर भीग गया, कपड़ा भीजल है। ये तस्वीर भले ही बुधवार की है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही होते हैं। लगातार बारिश का असर झारखंड में भी दिख रहा है। दुमका के मसानजोड़ डैम का जलस्तर लगभग 387 फीट पर पहुंच गया है। बुधवार की सुबह डैम के 11 फ्लड गेट से मयूराक्षी नदी में पानी छोड़ दिया था, लेकिन डैम के जलस्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाने से सभी 21 गेट से पानी छोड़ दिया गया। यहां डैम का नियंत्रण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है। केंद्रीय जल आयोग के मसानजोड़ स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम के ऊपरी भाग से बारिश का पानी घुस रहा है। डैम के पानी से दुमका शहर में बाढ़ नहीं आ सके, इसे लेकर प्रबंधन सतर्क दिख रहा है। यहाँ फिलहाल डैम का स्तर खतरे के निशान 404 फीट से 18 फीट नीचे है। इधर डीसी ने खुद डैम का जायजा लिया। साथ ही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को लेकर डैम के गैलरी में कर्मचारियों को आपात ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। जहानाबाद के घोसी थाना के पास जुटी भीड़ का गुस्सा पुलिस पर है। दरअसल पूछताछ के लिए एक युवक को थाने लाया गया था, जिसे हाजत में रखा गया था। इसी बीच युवक ने शौचालय में जाकर आत्महत्या कर ली। खबर जैसे ही मिली, गांव वाले पहुंच गए और थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को समझाने बुझाने पहुंचे जवानों पर भी ग्रामीण भड़क गए। पुलिसकर्मी और थाने पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। जानकारी के बाद खुद जिले के एसपी गांव पहुंच गए। लोगों को किसी तरह थाने के पास से हटाया गया।
वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि ब्रजेश कुमार को बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जहां मोबाइल चार्जर के तार से फंदा बनाकर उसने खुदकुशी कर ली। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती गांव में कर दी गई है। बिहार में भूमि विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नालंदा में भी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बुधवार को ये घटना नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत शहर के एक छोटे से गांव खांद्रा में एक किसान परिवार में हुआ। नीरज के पिता सतीश कुमार एक छोटे किसान हैं और मां सरोज देवी एक गृहिणी हैं। बकौल नीरज, जब उन्होंने पहली बार अपने हाथ में जेवलिन थामा था तो उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो एक दिन देश के लिए खेलते हुए भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाएंगे। नीरज का कहना है कि उनके चाचा पहली बार उन्हें स्टेडियम लेकर गए थे और वहां उनके सीनियरों के प्रोत्साहन के बाद जेवलिन थ्रो में दिलचस्पी लेनी इन्होंने शुरू की। मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। 125 साल के ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहला मौका था जब भारत के किसी एथलीट ने ओलंपिक एथलीट्स के किसी भी प्रतियोगिता के पटल पर अपना नाम इतनी जबरदस्त तरीके से लिखवाया कि नीरज की जीत के फौरन के बाद ही खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके उन्हें बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ बस कोशिश है वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो गेम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे सितारा बन चुके हैं जिनकी चमक ताउम्र फीकी नहीं पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब नीरज ने भारत के लिए कोई पदक जीता है। इससे पहले वो जूनियर लेवल पर भी भारत के लिए कई मेडल जीतकर देश का मान बढ़ा चुके हैं। इंजरी तो देखो जी एक खिलाड़ी की लाइफ का एक हिस्सा है और थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे मानना, लेकिन वही था कि हम उसको बदल नहीं सकते, वो अपना टाइम लेगी जो जब जितना रिकवर होने में उसको टाइम चाहिए। तो बस कोशिश यही की थी कि बस अपना इसका अच्छे से रिहैब करूं और अपना आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन है जो भी मेरे गेम्स हैं उन पे फोकस रखूं और जो जितना अभी मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वही मेरे पास टाइम था कि मैं कितने अच्छे से कमबैक कर दूं और काफी अच्छा कमबैक हुआ था इंजरी के बाद। और मैं सभी का थैंक यू करता हूँ कि भाई मेरी इंजरी की जो मतलब सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल थी। रिंसाव पारदीवाला डॉक्टर जी ने मेरी सर्जरी की थी और उस टाइम सभी का अपने साइट ऑफ फेडरेशन और स्पॉन्सर मेरे जो JSW स्पोर्ट्स भी है तो सभी का साथ रहा था उस टाइम पे कि ये टीम वर्क था, सभी ने साथ दिया और मैं फिर अपना अच्छे से रिकवरी कर पाया और कमबैक कर पाया। झुमरी तिलैया, बांजी डी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रहा है, खास करके बनगावा जो हमारा बड़की धमरा पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही नदियों में उफान से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। नीरज, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग थी, वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही, वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड, आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई, क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी हाँ जी, तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे, तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गई, तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई आज की। और फिर कल का थका हुआ भी था, पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है और ये जो खुशी मिली है अपने पूरे देश को, तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे है। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है।
क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था, तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा, और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जितनी भी जो भी थ्रो लगे मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही अब पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है। तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी और वो काफी अच्छी थ्रो गई 87 प्लस। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी, तो काफी अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी, पर हाँ बिल्कुल इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। और काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है, तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है। मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था, तो हम 12 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने थ्रो किया। इस साल बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास गोल्ड मेडल है। और जी जी जी, आपने अपनी विन ये मिल्खा सिंह को डेडिकेट की, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा सपना था ये, और मिल्खा सिंह जी के साथ साथ पीटी उषा मैम हैं और जो भी इंडियन एथलेटिक्स के काफी अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिनका एक सपना था कि ओलंपिक मेडल हमारे देश का हो और अगर नेशनल एंथम बजे तो वो तो एक अलग ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसे रह गया था कि यार हमारा मेडल नहीं आ पाया कि, और मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। बस दुख इस बात का कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन जो भी है वो, जो भी अगर मान लो, अगर सब बोलते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, तो अगर वो सच में ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आज इस मेडल को देख के। जी जी, वो भी बहुत खुश हैं, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सारे एथलेटिक्स के हमारे चैंपियन, पूरे हमारे देश के सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 2019 में इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी भी हुई थी, इतनी जल्दी आपने कैसे बाउंस बैक किया कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे आ गए अपने? जी, बाउंस बैक ऐसे जल्दी तो नहीं है, एक पूरा साल तो मेरा बीच में वेस्ट हो गया था। मतलब 2019 है मेरा, मैं कुछ नहीं खेला उसमें, तो एक साल लगा रिकवर होने में। और इंजरी काफी मेन टूर्नामेंट थे, मेन कंपटीशन थे उस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी, डायमंड लीग थी, तो वो साल पूरा इंजरी की वजह से गया। लेकिन काफी टाइम मिल गया मुझे रिकवरी करने के लिए। फिर 2020 में जब वापसी हुई तो वो काफी अच्छी हुई। पहले कंपटीशन में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। तो वो वही है कि वो जो जो मेरा रिहैब चल रहा था और जो भी बीच में इंजरी के बाद का जो टाइम रहा, वो बहुत फोकस रह के और बहुत मतलब डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग की और अपने
जो भी वीक पॉइंट थे, जो ऐसा बॉडी में ऐसा लगता था कि मैं और ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता हूँ, तो हमने उन पे काम किया और इसीलिए अच्छे से कमबैक हो पाया। जो जो टाइम मिला था बीच में इंजरी के बाद, हमको उसका एक सही तरह से फायदा उठाया और अपनी अच्छे से ट्रेनिंग की। जी। आज जब आप देखते हैं, आपने 2016 से बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आप एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, अंडर 20 में आपने रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियनशिप जीती थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप, अब ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। तो आप 5 साल से गोल्डन बॉय रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वापस देखते हैं तो क्या याद आता है अपने सैक्रिफाइस का और अपने फैमिली के सैक्रिफाइस का? क्या मोमेंट याद आता है? क्या सबसे टफ घड़ी रही है? टफ घड़ी तो देखो स्टार्टिंग में ही होती है कि परिवार को इतना पता नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मुझे फाइनेंशियल तरीके से, चाहे ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्होंने मेंटली हमेशा मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, तू बस अपना गेम कर, अपना 100% दे उसमें और अपनी पूरी मेहनत कर, बाकी जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और यही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है उतनी बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो मेंटली सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप बस अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना तू पूरी मेहनत कर, बाकी पीछे से हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद और ज्यादा उसमें जोश हो जाता है फिर। जी। आखिरी सवाल, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके पास और भी ओलंपिक्स के मौके हैं, और भी चैंपियनशिप्स के मौके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है। आपका पर्सनल टारगेट क्या है? आपने 88.06 अपना पर्सनल किया है, पर्सनल टारगेट क्या होगा आपका? कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं? देखो अब मैं काफी वही बता रहा था कि 90 मीटर के काफी क्लोज हूँ, और 90 मीटर एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है जेवलिन थ्रो में। इस न्यूज के सह प्रायोजक जॉइन के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगा। गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, जिसका असर मुंगेर में भी दिख रहा है।